उत्तराखंड के देहरादून में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होकर प्रशासन को ज्ञापन दिया। बात क्या कही गई और क्या क्या मुद्दे रहे, उसके लिए आपको ये खबर देखना जरूरी है। आप ये खबर देखिए। बस अड्डा होता है, यहाँ पर मुस्लिम सेवा संगठन की ओर से एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। मकसद है देश में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ एक अत्याचार, उत्पीड़न, मॉब लिंचिंग और न जाने जिन झूठे केसों में जिनको फंसाया जा रहा है। हमारे साथ वो शख्सियत हैं नईम कुरैशी, जो इस मुस्लिम सेवा संगठन के एक मजबूत सिपाही बनकर इसकी सेवा प्रदान कर रहे हैं और एक गर्म जोशी के साथ आज जो माहौल बनाया गया है उसी पे सीधी बात करते हैं। नईम भाई, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये माहौल क्या कह रहा है आज का? माहौल ये कह रहा है कि दिल्ली के सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, वो बंद करवाने आए थे तवाइफों के कोठे, सिक्कों की खनक देखकर खुद मुजरा कर बैठे। प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि काला धन आएगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15-15 लाख कहेंगे। जनता पूछने आई है, प्रधानमंत्री जी मैं पूछने आया हूँ मेरे हिस्से के 15 लाख कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख की हमें टोपी पहनाई, खुद 15 लाख का सूट पहन लिया। हम ये प्रधानमंत्री चोर चौकीदार को कहना चाहते हैं कि आपकी लूट अब नहीं चलने वाली। हमारी मांगे हैं जातिगत जनगणना तुरंत करवाएं, हमारी मांग है गाय पर राजनीति बंद करें, तुरंत गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। हमारी मांग है मुल्ला कटवा पर प्रतिबंध करें, इन्हें जाति सूचक शब्दों की श्रेणी में लाएं, इस पर मुस्लिम एक्ट पारित करें। हमारी डिमांड है मरकज़ का ताला जल्द से जल्द खुलवाएं। हमारी डिमांड है कलीम सिद्दीकी को सशर्त रिहा करें। कलीम सिद्दीकी जी इंटरफेथ डायलॉग करते हैं, हर धर्म में उनके अनुयायी हैं और एक सेक्युलर नेशन में इंटरफेथ डायलॉग ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25A इस बात को कहता है शांतिपूर्वक अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया जा सकता है, जो कलीम सिद्दीकी ने भी किया है और बहुत से लोग भी कर रहे हैं। लेकिन केवल चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने के लिए ये सरकार ऐसे करती आई है और करती रहेगी, इसलिए लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। नईम साहब, आज की जो रैली हुई और मुस्लिम समुदाय और भी समुदाय के लोग यहाँ पे एकत्र हैं, बहुत बड़ा जनसैलाब है, इतना आक्रोश क्यों है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जहर बहुत पहले से फैलता है यार, अब लगता है ये पैमाना छलक चुका। इसके लिए मुस्लिम सेवा संगठन कहाँ तक चलने के लिए तैयार है? देखिए, मुस्लिम सेवा संगठन इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए सदा से प्रयासरत रहा है और सदा प्रयासरत रहेगा। और इस देश के भाईचारा बनाने के लिए इस देश के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, ईद की खुशी बांटें तो दिवाली के रंग भी बिखेरें, होली में फूलों की होली हो तो राखी पे सब एक दूसरे से राखी बनवाएं। इस देश में कि यही एक खूबसूरती है, इस देश की इस समावेश को बचाने के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बचाने के लिए मैं मुस्लिम सेवा संगठन के गजना कार्यकर्ता आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, मैं और मेरा संगठन और ये आई हुई भीड़ ये कहना चाहती है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर पंजाब तक हम इस गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए मजबूत आंदोलन करें। अगर इस दौर को देखा जाए, कोरोना काल के 2 साल गुजरे हैं, भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई आसमान पर है, चुनाव भी करीब है। चुनाव जब भी आते हैं तो एक हिंदू मुस्लिम का एक चर्चा शुरू हो जाती है। ये जहर का पैमाना उछलते ही जा रहा है और बहुत सारे लोगों के अंदर ये भावना बन चुकी है। इसको किस तरीके से देखते हैं, ये कैसे दूर हो पाएगा? क्योंकि लगातार जो आने वाली नस्लें उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है। अगर आज के युवा ने और आज के यूथ ने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई तो आने वाले कल के बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा? उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की हमेशा से कोशिश की जाती है और ये जो विचारधारा के लोग आज दिल्ली की सत्ता में, उत्तराखंड की सत्ता में बैठे हैं, इनका यही काम है। आज शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, उत्तराखंड पर 35,000 करोड़ का कर्ज है उसकी बात नहीं करते हैं। आज कोरोना काल में हज़ारों लाखों की तादाद में मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के एक आदमी से, कोई ऐसा आदमी है, इस भीड़ से पूछना चाहता हूँ जिसने कोरोना में कोई अपना ना खोया हो। मैंने अपने परिवार के 2 लोग इस महामारी में खोए। शर्म की बात है, प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मना रहे हैं। दूसरी बात, ये जो जहर खोला जा रहा है, इस जहर को घोलने के लिए कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ भी जिम्मेदार है। आज चौथे स्तंभ की भी जिम्मेदारी है। वो जो शांति सभाएं जो हो रही हैं, जो लोग शांति का पैगाम पहुंचा रहे हैं, आज इस पैगाम को ऐसे चलाएं जैसे वो नफरत के पैगाम को चलाते हैं। ये टीआरपी के खेल की वजह से, सिर्फ टीआरपी के खेल की वजह से वो लोग नफरत का गवर्नमेंट का एजेंडा फैला रहे हैं। वो गवर्नमेंट का एजेंडा ना चलाएं। मैं देश के चौथे स्तंभ से मैं अपील करता हूं, वो मोहब्बत बांटें, वो प्यार बांटें। जो गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम, सबको ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको सम्मान, वरना करूँगा नींद हराम। और ये जनता यही कह रही है। अंतिम सवाल मेरा, अंतिम सवाल कि यदि इन धरना प्रदर्शन, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में 1947 से ज़्यादा, आज जब से कोरोना काल का लॉकडाउन खुला है उससे ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कई आवाज़ें गूंज रही हैं मगर सूझ नहीं रही हैं, कोई परिणाम नहीं निकल के आ रहा। तो मुस्लिम सेवा संगठन कितना मजबूत है इन तरीके के जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार लेके और प्रसार लेके जो चल रहा है, वो कहाँ तक चलने का इरादा रखता है? देखिए, अगर घर से निकले हैं तो ज़मीन भी अगर सर पे उठा के रखनी पड़े तो रखेंगे। वो गर्दन नापता है, नाप ले, जालिम से डर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मैं ऐसे कहता हूँ, मेरे बेटे, मेरे वतन के लोगों, वतन से इश्क कर, और इस वतन के इश्क में सारी हदों से गुजर जाने का और रुक जाने का नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम न रुकेंगे, न दबेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे। केवल आप लोगों का सहयोग चाहिए। इस देश का एक एक वासी आज ये ठान ले कि इस देश को बंटने नहीं देगा, इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करेगा। इसके लिए हम काम करते रहेंगे, आपका सहयोग भी मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ नईम कुरैशी, जो मुस्लिम सेवा संगठन को बहुत मजबूती के साथ लेके चल रहे हैं। इनामुल्लाह बिल्डिंग के पास एक पुराना बस अड्डा हुआ करता है, यहाँ पर मुस्लिम सेवा संगठन की ओर से एक जन आक्रोश रैली निकाली गई है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मदरसों के नामों को बदनाम किया जा रहा है, उसके लिए सीधी आवाज़। हमारे साथ जावेद साहब है, जो वक्ता भी हैं और एडवोकेट भी हैं, और जो मुस्लिम सेवा संगठन को बड़ी मजबूती के साथ और ताकत के साथ, एक युवा के साथ, बुजुर्गों के साथ अपने साथ लेके चल रहे हैं। दर्शकों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ मुर्दे नहीं बोला करते, हर वो इंसान जिसके अंदर जान होती है उसे बोलने का हक है और हक की आवाज़ होनी चाहिए। जावेद साहब हमारे साथ खड़े हैं, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, स्वागत, अभिनंदन। आज का मेन लक्ष्य क्या है और ये जन सैलाब क्या आवाज़ दे रहा है और क्या रोशनी फैलाएगा हिंदुस्तान की बात? ये जन सैलाब आज इस बात का ऐलान कर रहा है कि जो एक कौम को साजिश के तहत फिरका परस्त ताकतें अलग खड़ा कर रही थी, एक अछूत बनाकर हमें पेश किया जा रहा था, आज ये कौम जाग गई है और आज इस कौम ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी ले ली है कि हम भी इस संविधान का एक हिस्सा हैं, एक मजबूत अंग हैं, और हम अपने हक और हकूक़ आँख मिला के, हाथ बढ़ा के उनसे हक लेंगे। जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, जो हमें ये संविधान अधिकार देता है। क्या कारण है जावेद साहब? हम जब अगर पुराने इतिहास की बात करें तो सन 90 से पहले ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक बहुत बड़ा प्रतीक हुआ करता था हिंदुस्तान। उसके बाद ये जहर बढ़ता ही जा रहा। आज देखा जाए तो ये मानसिकता पढ़े लिखे लोगों में भी पहुंच गई। आखिर कहाँ तक चलेगा? ये कुछ देश के जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, कुछ सरकार हैं, उनकी दुकानदारी जो है वो धर्म के नाम पे चल रही है, तो वो चला रहे हैं। लेकिन आज अगर आप जाओगे दिल्ली, तो दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेरा हुआ है। आप अगर जाओगे और किसी प्रदेश में, तो वहाँ भी सरकार के खिलाफ अनेकों मुद्दे हैं। इस सरकार की अनेकों नाकामियाँ हैं जो दिख रही हैं, सबके सामने हैं। इन्हीं नाकामियों को बताने के लिए कि ये समाज सोया हुआ नहीं है, मरा हुआ नहीं है, ये भी जाग गया है और ये भी अपने अधिकार जानता है। ये सब मिलकर इन फिरका परस्त ताकतों को हटाएंगे और उखाड़ फेंकेंगे। आज की जो आपकी जन आक्रोश रैली है, ये क्या पैगाम देती है कि इससे कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है एक समुदाय को लेकर? हमें अपने समुदाय को, हमें किसी को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि भाई मैं इस देश का वही नागरिक हूँ जो हमारे देश का प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी हैं। जैसे उनको वोट डालने का अधिकार है, वैसे ही मुझे भी वोट डालने का अधिकार है। जो सुख सुविधाएं उनको एक आम आदमी के तौर पे दी जाती है, वो सुविधाएं मुझे भी मिलें, मेरा भी यही अधिकार है। मैं यही मांगने आया हूँ। और ये जन आक्रोश रैली आज राजभवन तक जानी थी, लेकिन हमने ज़िला प्रशासन का हमने एतमाद किया, हमने एहतराम किया, माफ़ कीजिए, और हमने यहीं पर उनको ज्ञापन दिया, इसीलिए कि ये आज हमारा पहला कदम है, ये आखिरी कदम नहीं है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, ये मॉब लिंचिंग और एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो सांप्रदायिकता वाली जो टिप्पणी होती है वो बढ़ती जा रही है।
इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, क्यों ये धारणा बनती जा रही है देश में, क्योंकि इससे तो बहुत बड़ा माहौल क्रिएट होता है। ये बड़े दुख की बात है कि अगर कोई आदमी जो कानून से वाकिफ़ ना हो वो इस बात को कहे, किसी तरीके की बात को कहे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मस्जिद मंदिर की बात करे तो समझ आता है। लेकिन अगर किसी प्रदेश का हुक्मरान सिर्फ मंदिरों और लव जिहाद और लैंड जिहाद की बात करे, शायद ऐसे शब्द आप भी वाकिफ़ होंगे किसी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। यही इसीलिए इस कौम को जगाया जा रहा है कि एक हो जाए, एक हो जाओ, उसके बाद में सियासत तो अपने आप तय हो जाएगी। फिर पता लगेगा इस देश में जो हमारी कौम है उसके वोट, एक्चुअल में हमारे कौम को अपने वोट का महत्व नहीं पता है। जब एक हो जाएंगे तो अपने वोट का महत्व भी पता होगा और ये भी पता होगा सही आदमी कौन संसद में जाएगा, कौन आदमी विधानसभा में जाएगा, कौन जिला परिषद में जाएगा। ये इसीलिए बताया जा रहा है, इसीलिए बुलाया जा रहा है, इसीलिए जगाया जा रहा कि भाई एक हो जाओ, और एक होके वो जो मुट्ठी में ताकत होती है वो 5 उंगलियों में नहीं होती है। आज का प्रोग्राम तो एक एकता का जवाब ही दे रहा है। मेरा अंतिम सवाल, धरना प्रदर्शन देवभूमि नहीं, देहरादून ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ धरना प्रदर्शन है। शायद 1947 के बाद अब ये पहले इतने धरना प्रदर्शन, मगर इन धरना प्रदर्शनों का असर सरकार को कहाँ है, किस स्तर पे देखते हैं आप? जिला प्रशासन और दिल्ली के लिए जो अभी अगला जो कूच होगा, ये तो एक आवाज़ हमने सिर्फ यहाँ से उठाई है। और ये बहुत छोटा सा ज़िला है देहरादून, और इस ज़िले में हमने जो है बहुत, हम सब जगह पहुँच भी नहीं पाए, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और माशाल्लाह हमारी कौम की तादाद भी बहुत है। सरकारी आंकड़ों में अगर जाएं तो 20-22 करोड़ लोग हैं। हम 20-22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 10% लोगों को आवाज़ देंगे, 2%, 4% भी पहुंच जाएंगे तो हम समझेंगे कामयाब हो गए। और जिस दिन 2-4% लोग दिल्ली पहुंच गए, मैं यकीन दिलाता हूं ये सरकार जो सो रही है ना, ये जाग ही नहीं जाएगी, ये सत्ता से भाग भी जाएगी। जावेद साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, 2022 का चुनाव बहुत बड़ा दंगल है, बहुत बड़ा चुनाव है। मुस्लिम समुदाय को लेके अगर हम बात करें तो आप एडवोकेट भी हैं और एक जिम्मेदार भी हैं, और राजनीति भी आपके अगर जोड़ी जाए तो आपके कॉलेज टाइम ज़माने से कर रहे हैं। इस बार का जो मतदाता है, मतदान है, वो किस मूड पे देख रहे हैं आप? क्या माहौल बनेगा इस बार के चुनाव को लेके? क्या परिवर्तन चाहता है आज की? परिवर्तन निश्चित तौर पे चाहता है, क्योंकि हमारा जो पेट है ना, वो हमारे रोज़ अखबार ही भर देते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इनकी रजिस्ट्री को चेक करो, ये करो। भाई कानूनी रूप से रजिस्ट्री हो रही, बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देखो कि बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर रहा है, वो कौन है? शासन प्रशासन ही तो है। उसे पता है ये इसका आधार कार्ड बाहर का है, मैं ये ज़मीन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। 250 वर्ग मीटर की ज़मीन इस देश का अब कोई भी नागरिक, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल है, पहले एक लाइन लिखी होती थी किसी भी कानून में, ये कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वो भी हट गया है। तो कोई भी देश का आम नागरिक, चाहे वो मुजफ्फरनगर का हो, बिजनौर का हो, सहारनपुर का हो, बंगाल का हो, कश्मीर का हो, कहीं का भी हो, कहीं भी जाके अपना मकान बनाने के लिए अपनी ज़मीन ले सकता है और वहाँ रह सकता है। ये ऐसे वो चलाते हैं जिसका कोई ज़मीनी उस स्तर पर कोई हकीकत ही नहीं है। लेकिन क्या है कि इनकी दुकानदारी चल रही है उन चीज़ों से। लेकिन अब मैं ये कौम ही नहीं, और भी जो लोग हैं इस देश का बहुत समझदार नागरिक है, एक सेक्युलर तबका भी है, वो भी समझ चुका है कि अब इसको सत्ता को जड़ से उखाड़ दो, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे वो केंद्र की हो। अगला स्टेप क्या होगा मुस्लिम समुदाय का, अगर बात करें हम इस तरह के जन आक्रोश को लेके? क्योंकि ये जो आपकी मांगे हैं अगर पूरी नहीं होती तो मुस्लिम सेवा संगठन किस स्तर पर? बिल्कुल ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, और ये हम पे बिल्कुल जायज़ है कि हम अगर आज इस कौम ने जो आके अपनों को यहाँ दिखाया है, इस मजमे ने जो दिखाया है, अगर ये जाग गई है तो ये आज यहाँ से कसम भी खा के गई है कि जब तक ये मॉब लिंचिंग पर कानून, गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो, मस्जिद मदरसों को आप एक अछूता ना बनाए, एक अलग उसमें वो उसका अलग एक तरीके से उनकी पिक्चर अलग तरीके से फ्रेम ना करें। भाई वो भी एक तालीम आप संस्कृत विद्यालय में दे रहे हैं, तो वो तो संस्कृत विद्यालय तो वो विद्यालय हो गया, वो तो पढ़ाई का मंदिर हो गया।
और हमारे मदरसे जो है आतंकवाद की फैक्ट्री हो गए। आप आके पढ़ो ना, हम तो कहते हैं भाई आप भी आके पढ़ो, देश को बताते हैं कि भाई हमारे कुरान के बारे में कि आतंकवाद सिखाता है, डिबेट में बोला जाता है। भाई तो पढ़ के देखो ना, ये बिना पढ़े बोले जाते हैं, बिना पढ़े उल जलूल। तो मदरसों को भी एक उसमें एक मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जाए और मदारिस को, मदरसे जितने भी है और जितने भी देश के अंदर ये है मस्जिद हैं, इसके अंदर जाके देखो, यहाँ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, हैवानियत का नहीं आपकी फैक्ट्री की तरह पाठ पढ़ाया जाता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जावेद एडवोकेट साहब, और जो मुस्लिम सेवा संगठन को बड़ी मजबूती के साथ अपने साथ लेके चल रहे हैं। हकीकत भी है कि अब वक्त आ चुका है कि इन गंदी मानसिकताओं से बाहर आएँ। जो हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत, प्यार और एक इत्तफाक का देश था, वो आज भी कायम रहे, क्योंकि लगातार ये मॉब लिंचिंग और एक समुदाय को लेकर कई नामों के साथ टिप्पणियां करना, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति अपनी जगह है और इंसान अपनी जगह है, क्योंकि इंसान वही बोलता है जो जिंदा होता है, मुर्दे कभी नहीं बोला कर सकते। आप देख रहे हैं गुड्डू अंसारी और नौशाद सैफी के साथ समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।